Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it and press the bell icon. Hit the like button also. As you know, we have already covered 60 questions in our previous video. If you have not watched, please watch all of that. That can enhance your knowledge regarding economics. Let's get started beginning with the 61st question. 61st question है, with reference to the recently launched Indian Gas Exchange, consider following statements. मतलब इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑनलाइन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्या गैस का इंडिया में. एंड द सेकेंड वन, both imported and domestically produced gas can be traded on this exchange. मतलब जो imported बाहर से खरीदी हुई या domestically produced जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस की गई can be traded on this platform. इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड मतलब उनका व्यापार किया जा सकता है. And the third one is it has been incorporated by the Indian Energy Exchange. मतलब यह लागू किया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ ही साथ आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते जाइए जिसके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा एग्जाम में भी याद रखने में इजी रहेगा. यहाँ गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है. तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, यहाँ पे अपना अटेम्प्ट करो. फर्स्ट इसका है फर्स्ट और सेकेंड. बी ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड. सी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड. डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3. तो इसका सी आंसर करेक्ट है. जैसे बोला गया कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इन जून 2020, मतलब ये रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है. इंडियन गैस एक्सचेंज द फर्स्ट नेशनल वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च. मतलब पहला जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जून 2020 में बोला ये इम्प्लीमेंट में आया है और इसको बोलते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज इज़ द फर्स्ट नेशनल वाइड. मतलब पूरे नेशनल के स्तर पर पहला एक ऐसा प्रोग्राम है ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू इंश्योर मार्केट ड्रिवन गैस प्राइसिंग एंड इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड टू लीड द मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग एंड बूस्ट. मतलब मार्केट जो डिसाइड करेगी वही प्राइस होगा यहाँ पे. And boost consumption by improving availability. IGX is fully automated with the web-based interface to provide a seamless trading experience to the customers. मतलब क्या है, ये कस्टमर को सीमलेस में विदाउट प्रॉब्लम कोई बढ़िया एक्सपीरियंस देगा जिससे यहाँ पे इम्पोर्टेड गैस और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गैस है ट्रेडेड हो सकती है, व्यापार हो सकता है. GMEX, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडिंग पोस्ट ट्रेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर. तो जेमएक्स भी प्रोवाइडर है सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. IGX ए डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट विल एनेबल नेचुरल गैस बायर एंड सेलर्स टू ट्रेड फॉर इम्पोर्टेड नेचुरल गैस इन 3 हब्स. जो मतलब इसमें क्या है, इम्पोर्टेड जो गैस है बस वही यहाँ पे बेची और खरीदी जाएगी. जैसे 3 जगह हब कौन कौन से हैं, दहेज और हजीरा इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश. तो 2 गुजरात में साइट हैं, एक आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में है, एक दहेज और हजीरे में गुजरात में है ये. तो यहाँ पे गैस सेल होगी जो इम्पोर्टेड की हुई है बाहर विदेश से. बोथ इन द स्पॉट मार्केट एंड इज फॉरवर्ड मार्केट. मतलब स्पॉट मार्केट में भी और फॉरवर्ड मार्केट में भी. Important liquid natural gas will be regasified and sold to buyers via exchange. मतलब उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाएगा, रीगैसिफाइड किया जाएगा और बायर्स को दोबारा से बेची जाएगी. रिमूव द नीड फॉर द बायर्स एंड सेलर फाइंड टू ईच अदर. मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बायर और सेलर इकट्ठे मिल सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं. और जो डोमेस्टिकल प्रोड्यूस गैस है उसका डिसाइड करती है गवर्नमेंट. इट विल नॉट सोल्ड बाय गैस एक्सचेंज.
जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूस होती है गैस, उसका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, और जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है इंडियन गैस एक्सचेंज, जो नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म है और बायर और सेलर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। जो IGX है, इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इज इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन गैस एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज। मतलब जो गैस एक्सचेंज है वो एनर्जी एक्सचेंज के अंदर एक पोर्शन है, ये किसी कंपनी का ये इनिशिएटिव है। इंडिया लीडिंग एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म है ये IEX, इनकॉर्पोरेटेड एज ए होली ओन्ड, मतलब पूरी तरह से इस पे मालिकाना सब्सिडरी ऑफ IEX, मतलब इसकी IEX की सब्सिडरी है। IGX विल एनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट टू ट्रेड इन द स्टैंडर्डाइज गैस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें स्टैंडर्डाइज गैस कॉन्ट्रैक्ट होंगे। IGX will pay an instrumental role in transforming India gas market, positioning India as a sustainable economy and enhancing the country competitiveness। कंट्री में competitiveness बढ़ाएगा, और the competitive price discovery will facilitate the availability of the gas at lower price। मतलब कंपटीशन प्राइस में होगा तो लोअर प्राइस पे गैस अवेलेबल होगी। और क्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया, स्टिमुलेट डिमांड एंड फैसिलिटेट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन। मतलब ये मान लो गैस प्रोवाइड होगी तो इंडस्ट्री में जो है डिमांड को रिवाइव करेगा, और गैस एक्सप्लोरेशन मतलब उसकी खुदाई के लिए या खोज के लिए भी इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी में प्रोवाइड करे हैं, हिंदी के स्टूडेंट को यहाँ से अपना रिवाइज कर सकते हैं। 62nd क्वेश्चन, व्हेन द कोर इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल इट मीन्स दैट। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन होता है जो, मान लो हम अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने के लिए जो फूड कमोडिटी और को भी हटा दें, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका प्राइस फ्लक्चुएशन में रहता है, तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट बोला गया है प्राइस ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स आर अंडर कंट्रोल, मतलब जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस अंडर कंट्रोल होता है, उसको कोर इन्फ्लेशन में अकाउंट होता है। द प्राइस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर अंडर कंट्रोल, या फूड कंट्रोल प्रोडक्ट का कंट्रोल में हो, प्राइस ऑफ फूड एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्ट्स आर अंडर कंट्रोल, दोनों ऐड हो। एंड द D इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स अदर देन द फूड एंड एनर्जी आर अंडर कंट्रोल। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसमें D आंसर है। कोर इन्फ्लेशन में क्या है, हम फूड कमोडिटी और एनर्जी कमोडिटी जैसे पेट्रोल वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका D आंसर है। कोर इन्फ्लेशन शोज ए प्राइस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग, मतलब निकाल कर एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स। कोर उसको बोलते हैं क्योंकि इनका प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो एनर्जी को, जैसे एनर्जी मतलब पेट्रोल डीजल, और फूड आर्टिकल्स को जैसे हमारी जो खाने की चीज़ें हैं, तो कोर इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बट does not include those from the food energy sectors. This measure is of inflation exclude these items because their prices are much more volatile. It is most often calculated using the customer price index, CPI में include होता है अगर हम food commodity को देखते हैं तो, या energy commodity को देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63rd क्वेश्चन। With reference to the employment elasticity of the growth, consider the following statement। मतलब employment elasticity के बारे में बात की गई है। मतलब employment elasticity क्या होता है, मान लो ग्रोथ होगी तो employment कितनी बढ़ेगी, उसके इसको ही एक फैक्टर बोलते हैं employment elasticity। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में बोला गया है employment elasticity is a measure of the percentage of change in employment associated with 1 percentage point change in economics growth। मतलब ये बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट होता है नौकरी हिंदी में, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, ये मेजर क्या, परसेंटेज ऑफ चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद ए 1% चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मान लो 1% इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसमें कितना परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। And the second statement, additional labor force cannot be employed when employment elasticity high। मतलब जब employment elasticity high होगी तो additional
लेबर को इंक्लूड नहीं करा जा सकता। आप समझ सकते हैं कि जब मान लो इलास्टिसिटी होगी एम्प्लॉयमेंट की, क्या लेबर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता जॉब में। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द हाई जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया नेसेसरी मीन्स हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। मतलब अगर बोल दो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या एम्प्लॉयमेंट हमेशा हाई रहेगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ठीक है। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट ओनली, डी फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्यूशन इसका सी है। Employment elasticity is a measure of the percentage change in the employment associated with a 1 percentage point of change in economic growth। मतलब 1% इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कितना एम्प्लॉयमेंट में चेंज होगा परसेंटेज में, उसी को हम एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है, एडिशनल लेबर फोर्स एम्प्लॉय किए जा सकते हैं जब हाई इलास्टिसिटी होगी। अगर मान लो लोअर इलास्टिसिटी है तो तब तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड इनकरेक्ट इसलिए द हाई जीडीपी ग्रोथ रेट कैन ऑलवेज रिफ्लेक्ट द हायर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। कैन नॉट मतलब हमेशा नहीं होगा कि ग्रोथ होगी और नौकरी भी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल आपको याद है कि एक टर्म यूज की जाती है जॉबलेस ग्रोथ। न्यूज़पेपर में ग्रोथ तो हो रही है इंडिया की, बट जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। आगे दिया गया कि आफ्टर 2000 के बाद इंडिया एक्सपीरियंस ए जॉबलेस ग्रोथ फिनोमिना, क्योंकि हमारी ज़्यादातर लेबर फोर्स क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, और एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप्ड हुआ नहीं है, और आईटी सेक्टर में हमारी कम पॉपुलेशन इनरोल्ड है, और वो पैसा ज़्यादा कमा रही है। इंडिया की सर्विसेज से ज़्यादा इनमें पैसा आ रहा है, तो ग्रोथ हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई, उसको भी बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जैसे इन विच ग्रोथ रेट एज हाई 8% बट द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाज लो लेवल। मतलब ग्रोथ रेट तो जीडीपी की 2000 के बाद 8% रही है, बट एम्प्लॉयमेंट का बहुत कम रही है उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल बिटवीन 2004 to 9-10 तक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाज लो 0.001%। मतलब इतनी जॉब बनी है परसेंटेज में देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द नीति आयोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीति आयोग के बारे में फंक्शन दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट डेवलप्स मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल। मतलब ये डेवलप करता है मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल विश्वसनीय प्लान एट विलेज लेवल। सेकेंड स्टेटमेंट, इट ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशन। तो क्या ये रिजोल्यूशन के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशू। डिपार्टमेंटल इशू के लिए क्या ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। एंड द थर्ड वन इज इट प्रिपेयर्स प्लान्स एंड अलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर देम। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड है। बी में दिया है सेकेंड एंड थर्ड, सी में दिया हुआ है सेकेंड, एंड डी में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बट इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो नीति आयोग है डेवलप्स मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल। नीति पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, तब से 2015 से नीति आयोग है। यहाँ पे नीति आयोग का क्या है कि ये मैकेनिज्म है कि विलेज लेवल पे प्लान बनाता है, एग्रीगेट दिस प्रोग्रेसली एट द हायर लेवल। इनको हायर लेवल पे ले जाता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में हायर अथॉरिटी डिसाइड करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था। तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, सेंट्रलाइज था जब सिस्टम। अभी डिसेंट्रलाइज करने के लिए क्या है, लोअर से स्टेक होल्डर को इंक्लूड करने के लिए नीति आयोग बनाया गया है। थिंक टैंक बोलते हैं हम इसको। कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में लोअर लेवल को भी इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल इशू इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट ग्रोथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा। वही ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ को इंक्लूड करने के लिए ये हर डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है।
थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए नाउ स्क्रैप प्लानिंग कमीशन, मतलब जो प्लानिंग कमीशन स्क्रैप कर दिया गया था, हैड द फंक्शन टू प्रिपेयर प्लान्स एंड अलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सच प्लान्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट नीति आयोग डजंट हैव दिस फंक्शन। मतलब ये फाइनेंशियल अलोकेशन का प्लानिंग के कमीशन के पास डिस्कशन का अधिकार था, यहाँ पे कुछ नहीं है नीति आयोग में। और यहाँ क्या बोला गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, जो अदर फंक्शन ऑफ द नीति आयोग टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नीति आयोग के फंक्शन आए तो आप इसको याद रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करना है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इनिशिएटिव में, टू इवॉल्व शेयर्ड विजन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजी विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करना है, टू फोस्टर ग्रोथ, टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या, स्टेट का भी पार्ट होना चाहिए और सेंटर का भी पार्ट होना चाहिए, दोनों में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, कोई एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म विद द स्टेट टू पे स्पेशल अटेंशन टू द sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress, to provide advice and encourage partnership between the key stakeholder think tanks as well as education and policy research institution, मतलब एजुकेशन है या पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में क्या है, सामंजस्य बनाना है स्टेक होल्डर में, to create a knowledge and innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of the expert। मतलब ये बोला गया कि अगर नॉलेज को, इनोवेशन को, इंटरप्रेन्योर जो बिजनेस सपोर्ट को सिस्टम को थ्रू ए कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर एंड पार्टनर, इनका सपोर्ट होना चाहिए कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम। नीति आयोग के ये टास्क हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि नीति आयोग के मेन टास्क क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी-फिफ्थ क्वेश्चन, एट हायर GDP rate does not necessarily denote the welfare of the people of the country, which of the following statement substantiate it, मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इस चीज़ को प्रूव कर रही है, सब्सटेंशिएट कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, मतलब आदमियों में इकट्ठा पैसा नहीं है, क्या यह सब्सटेंशिएट करती है कि ये इंक्लूड करती है। द सेकेंड वन इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी हैं। एंड द थर्ड वन इज नॉट अकाउंटिंग फॉर द एक्सटर्नल लाइक पोल्यूशन, पोल्यूशन को क्या काउंट नहीं किया जाता। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका डी आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, जैसे हायर GDP होगी तो ग्रोथ रेट डजंट नॉट मीन ऑल द पीपल इन द कंट्री ग्रोइंग एट द सेम रेट। वही है कि IT सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप कर रहा है बट एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा, तो सब आदमी बराबरी में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, यही बात इसमें बोली गई है। मैनी पीपल माइट बी टू पुअर बट अदर्स अर्निंग कुड बी मच हायर लीडिंग टू ए स्क्यूड GDP ग्रोथ, मतलब तिरछा, क्योंकि एक साइड बढ़ रहा है दूसरी साइड वैसे का वैसा है ग्रोथ, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्यूड GDP ग्रोथ है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनफॉर्मल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैरिड ऑन बार्टर सिस्टम, मतलब इनफॉर्मल मतलब होता है जो ऑफलाइन हो चीज़ें, लोकल बेस पे बार्टर सिस्टम पे आपने मुझे ये चीज़ें दे दी, आपने मुझे घी दे दिया, मैं आपको मक्खन दे देता हूँ, वैसे बार्टर सिस्टम पे इसको लेन देन बोलते हैं, जो लोकल लेवल पे होता है, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना देना। डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय वुमेन एंड मैन आर नॉट कंसिडर, मतलब जो लोकल बेस पे सर्विसेज प्रोवाइड करा दी जाती हैं वो उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता GDP में, सिर्फ फॉर्मल चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, जो इसलिए अंडर काउंटिंग होती है GDP। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, हार्मफुल एक्सटर्नलिटी लाइक पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर नॉट काउंटेड, क्योंकि एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता है अगर हम ग्रोथ करते हैं इंडस्ट्री के साथ, और उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता GDP में, ये इसका ड्रॉबैक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि ग्रीन अकाउंटिंग इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स द फैक्टर एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, मतलब हम इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं, कि हम इन्वायरमेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं GDP ग्रोथ में।
GDP ignores the environmental cost and therefore policy makers need to incorporate a revised model that incorporates green accounting. मतलब हम बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ग्रीन अकाउंटिंग में क्या होगा कि हमें उसके फैक्टर को भी, हमें एनवायरमेंटल फैक्टर को भी काउंट करना चाहिए, तभी रियल GDP ग्रोथ मेजर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडियन। मतलब जो इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI बोलते हैं, या OCI कार्ड होल्डर हैं, ओवरसीज कार्ड होल्डर हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, ये बंदे जो हैं किनके अकाउंट्स डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट दी हुई है। जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, NRE अकाउंट बोलते हैं, जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय इंडिविजुअल ओनली। मतलब हर एक बंदा क्या को अपना अकाउंट खोलना होता है, इंडिविजुअल अपना। सेकेंड स्टेटमेंट, रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड्स, मतलब क्या है, प्रत्यार्पण बोलते हैं कि वापस उसको वहीं भेजना। ऑफ द फंड्स इज नॉट अलाउड अंडर द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक्स। मतलब ये है क्या, इस अकाउंट फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बोल दिया, तो इसको बोलते हैं FCA अकाउंट। तो क्या इस FCA अकाउंट के अंडर ये परमिशन नहीं है? The money held under the NRI account counted as a part of the India outstanding external debt। मतलब NRI के जो खाते में पैसा है उसको एक्सटर्नल डेप्ट में काउंट किया जाता है क्या? Which of the statements given above is are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है इसमें, द NRE अकाउंट है जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट बोल दे या NRE अकाउंट सिंपल बोल दे, कैन यू ओपन बाई NRI, PIO और OCB, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडी हैं जो बिजनेस की बॉडी हैं, उनसे द्वारा खोला जा सकता है जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट है। विद बैंक ऑथराइज बाय द RBI, मतलब जो RBI ने बैंक ऑथराइज कर रखे हैं बस वही खोल सकते हैं, सारे नहीं खोल सकते। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द सेविंग्स, करंट अकाउंट, रिकरिंग या FD, RD बोलते हैं या FD बोलते हैं, उसके फेस करवा सकते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सब में उसका यूज हो सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल टू दोज अकाउंट्स इज अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्टिव इश्यूड बाय द RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो RBI इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है वही टाइम टू टाइम उसमें इम्प्लीमेंट होता है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है, द रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड्स इन द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बोलते हैं, FCNR, आर परमिटेड। मतलब रिपेट्रिएशन बदल सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में जा सकते हैं। रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड इज आल्सो अलाउड अंडर द NRE अकाउंट, वाइल द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और NRO डिपॉजिट्स इन नॉन रिपेट्रिएबल। ये अलग तरह का अकाउंट होता है जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रेजिडेंट NRO डिपॉजिट्स इन नॉन रिपेट्रिएबल करंट इनकम एंड इंटरेस्ट अर्निंग आर रिपेट्रिएबल। जो मतलब करंट इनकम है वो तो रिपेट्रिएबल नहीं है, नॉन रिपेट्रिएबल है, और इंटरेस्ट अर्निंग आर रिपेट्रिएबल, मतलब उनको शिफ्ट किया जा सकता है एक दूसरे बैंक में, यही इसका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड इन FCR एंड NRE अकाउंट इज परमिटेड। मतलब इन दोनों जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट है या जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है उनमें रिपेट्रिएशन हो सकता है। हैंस डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इंडिया एक्सटर्नल आउटस्टैंडिंग, मतलब इंडिया के ऊपर डेप्ट रहेगा आउटस्टैंडिंग। वाइल द प्रिंसिपल ऑफ द NRO डिपॉजिट्स इज नॉन रिपेट्रिएबल, मतलब इनमें क्या है, जो प्रिंसिपल है, जो मूल पैसा जमा हुआ है NRO डिपॉजिट्स में, जो NRO के बारे में बोला गया है, हमने जो बोल दिया था कि नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स होल्डर का अकाउंट होता है, NRO अलग टर्म है, तो उसमें रिपेट्रिएबल नहीं है। और करंट इनकम एंड इंटरेस्ट अर्निंग आर रिपेट्रिएबल, मतलब इंटरेस्ट रिपेट्रिएबल है, प्रिंसिपल नहीं है। अकाउंट होल्डर्स ऑफ NRO अकाउंट्स आर परमिटेड टू एनुअली रिमिट एन अमाउंट अप टू द 1 million आउट ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन देयर अकाउंट, देयरफॉर डिपॉजिट्स इन NRO अकाउंट्स टू आर इंक्लूडेड इन द इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट। मतलब NRI की एक पैसे खाते में पैसे जमा है तो इंडिया का एक्सटर्नल डेबिट बाहरी कर्जा होगा वो।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, जो NRE अकाउंट बोल दिया, नॉन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट FCNR अकाउंट्स कैन बी ओपनड बाय NRI एंड PIO एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, इनके द्वारा खोला जा सकता है। द अकाउंट्स कैन बी ओपन इन फॉर्म ऑफ द टर्म डिपॉजिट्स ओनली फॉर ए प्रीपेड नॉट लेस देन 1 ईयर और नॉट मोर देन, 1 साल से 5 साल के बीच के लिए खोला जा सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल टू these accounts is in accordance with the directive issued by the RBI from time to time, मतलब RBI जो डायरेक्टिव इशू करेगा टाइम टू टाइम वही इसमें होगी। और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट NRO अकाउंट बोलते हैं, इसमें रिपेट्रिएशन अलाउड नहीं होता, प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है। NRO अकाउंट्स कैन बी ओपनड बाय एनी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल RBI, मतलब अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई NRO अकाउंट खोल रहा है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको बोनाफाइड ट्रांजैक्शन इन द इंडियन, मतलब कोई वैलिड होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, जैसे हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलते हैं उसी से आप याद रख सकते हैं, कॉलेज से हम लेके आते हैं कि ये विश्वसनीय है। रुपी अकाउंट्स आर डेजिग्नेटेड एज NRO, These accounts can be in the form of the current saving and recurring, मतलब कुछ भी हो सकता है, RD होती है, करंट होता है, सेविंग होता है। While the principal of NRO is non repatriable and current income and interest earning are repatriable, मतलब जो प्रिंसिपल है, मेन जो पैसे जमा हुए हैं उनको तो नॉन रिपेट्रिएबल बोलते हैं, और इनकम और इंटरेस्ट रिपेट्रिएबल है। बैलेंस इन दी NRO अकाउंट फॉर दी परमिटेड फॉर $1 million, मतलब $, अलॉन्ग विद देयर एलिजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इंक्रीजिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर विल कॉज इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड प्रोडक्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस डिमांड, मतलब ये बोला गया कि कंप्यूटर की डिमांड मान लो बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो होती है, MS विंडो होती है, उनमें क्या डिमांड बढ़ेगी, उसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द टी कोज, मान लो अगर टी के प्राइस में चेंज होता है तो उसमें कॉफ़ी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, क्या एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड डिमांड है। तो विच ऑफ दिस अबोव स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका डी आंसर करेक्ट है, ना तो फर्स्ट ठीक है ना सेकंड ठीक है। देखो जैसे क्या होता है, कंप्यूटर की डिमांड हो गई तो कंप्यूटर का प्राइस बढ़ गया तो अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड द क्रॉस डिमांड, द कमोडिटी में बी सब्स्टिट्यूट बाय कम्प्लीमेंट्री, मतलब उसकी जगह अल्टरनेट में यूज कर सकते, इसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन केस ऑफ ईच अदर, मतलब क्या है, विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हम मान लो सब्स्टिट्यूट है, चाय पीते हैं, चाय का प्राइस महंगा हो गया, कॉफ़ी पीने लगे तो उसको बोलते हैं क्रॉस, मतलब क्रॉस डिमांड, क्रॉस रूल लागू हो गया, उसमें एक की डिमांड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, कोका कोला एंड पेप्सी, इन सच केसेस डिमांड एंड प्राइस आर पॉजिटिवली रिलेटेड। दिस मीन्स इफ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीज द डिमांड फॉर द अदर आल्सो इंक्रीज, वाइस वर्सा, सेम मतलब अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द टी ऑर्डिनरली कॉजेज ए चेंज इन द डिमांड फॉर द कॉफ़ी, मतलब प्राइस टी का ज़्यादा होगा तो आदमी कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, उसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है, द इंक्रीज डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर गोज को मीन्स, मतलब एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर गुड कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। जैसे ही कंप्यूटर की बढ़ेगी तो विंडो खरीदने लगेंगे, विंडो सॉफ्टवेयर, तो उसको ही बोलते हैं डिराइव्ड, एक चीज़ से दूसरी की डिमांड निकल रही है। जैसे टेनिस है तो टेनिस पेन है तो इंक लेंगे, टेनिस है तो रैकेट लेगा आदमी, और टेनिस है तो बॉल भी लेगा, कैमरा है तो फिल्म भी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीबी इन इंडिया। टीबी के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया द नंबर ऑफ टीबी पेशेंट हैज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 4 ईयर, मतलब पिछले 4 साल में क्या टीबी के केस यहाँ पे कम हुए हैं लगातार। सेकेंड स्टेटमेंट, द एनुअल टीबी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल टीबी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब क्या है, जो ये
टीबी डिवीजन है क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। थर्ड स्टेटमेंट है द नेशनल टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं टीबी को एलिमिनेशन प्रोग्राम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो मान लो जिसका खर्चा टोटल सेंटर देती है उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जिसमें होती है 60-40 का या कई जगह 90-10 का रेशो होता है पैसा फंड जमा करने में। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड ओनली इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट इसका इनकरेक्ट है। एज पर द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट मतलब 2019 से द टोटल नंबर ऑफ टीबी केसेस नोटिफाइड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर हैज इंक्रीज इन इंडिया मतलब इंडिया में बढ़ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड टीबी पेशेंट 2017 मतलब नोटिफाइड पेशेंट हैं बढ़ते ही गए। 17 में 18 लाख के आसपास थे, फिर 21 लाख हो गए और 19 में एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रहेंगी, बस ये लगाओ कि 19 तक 24 लाख पेशेंट थे इंडिया में और ये लगातार 17 से बढ़ते आए हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 20 लाख टीबी पेशेंट हैं इन 2019 इन इंडिया विच इज़ 14% मतलब ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें ये बोला गया कि 2 लाख केसेस जो मिसिंग बच्चे हैं उनमें टीबी की शिकायत है, तो उसमें 2017 में कम थी, ये बढ़ते गए हैं। मतलब 2017 से अब तक टीबी के केस हर फैक्टर में बढ़ते गए हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर की नोटिफिकेशन भी इंक्रीज हो गई हैं टीबी के लिए। और जो है टीबी क्या जितना डायग्नोसिस हो रहा है उतना बढ़ता जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द एनुअल टीबी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल टीबी डिवीजन मतलब टीबी डिवीजन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर में ये डिपार्टमेंट है वो करता है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इसलिए है द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेक्टर नहीं है स्पॉन्सर है कि इसमें स्टेट भी खर्चा देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एस्क्रो अकाउंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पहले भी हमारे पास आया था। एस्क्रो अकाउंट में बताया था कि थर्ड पार्टी अकाउंट है। मान लो 2 बंदे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक थर्ड पार्टी अकाउंट खुलवा देंगे, वो ये भी अपना पैसा यहाँ जमा कर देगा, ये भी अपना पैसा यहाँ जमा कर देगा। दोनों का रियल स्टेट वगैरह में ज़्यादा होता है, दोनों मान लो रियल स्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो ये इसकी ये गारंटर रहेगा, इसको ही एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। मतलब दोनों ही परमिशन से इससे पैसे निकलेंगे, नहीं तो डिपॉजिट रहेंगे। एंड एस्क्रो अकाउंट इज ए थर्ड पार्टी अकाउंट स्टेटमेंट दी गई इसके बारे में। जो थर्ड पार्टी अकाउंट है वेयर फंड्स आर हेल्ड इन द ट्रस्ट वाइल 2 और मोर पार्टीज कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन मतलब 2 पार्टियों के बीच में ट्रांजेक्शन है तो एक थर्ड पार्टी अकाउंट खोल दिया जाता है, उसको ही क्या एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। आपको शायद समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार रिपीट कर दिया एस्क्रो अकाउंट को। एस्क्रो अकाउंट्स कैन नॉट होल्ड द सिक्योरिटीज मतलब ये सिक्योरिटी होल्ड नहीं करता क्या। एंड द थर्ड वन इज द पार्टी रिसीविंग द मनी कैन विदड्रॉ फ्रॉम हाफ ऑफ द मनी आफ्टर द कंप्लीटिंग 2/3 ऑफ द सेट ऑब्लिगेशन मतलब 2/3 काम हो जाए तो क्या वो हाफ पेमेंट ड्रा कर सकते हैं। आप इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट बताओ कौन सी, अपना आंसर मार्क करो। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट ओनली है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन एस्क्रो अकाउंट इज ए थर्ड पार्टी अकाउंट मतलब थर्ड पार्टी अकाउंट है वो मैंने बता दिया कि आपको हुज फंड्स केप्ट बिफोर द ट्रांसफर टू द पार्टी इट प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट स्कैम फ्रॉड है उससे बचाता है। इसलिए रियल स्टेट में ज़्यादा होता है जो डिस्प्यूट प्रोन वहाँ पे झगड़ा रहता है। द सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है एस्क्रो अकाउंट कैन होल्ड मनी सिक्योरिटी फंड्स एंड अदर एसेट्स मतलब मनी भी है फंड भी है सब इसमें रह सकता है। थर्ड इज इनकरेक्ट द पार्टी रिसीविंग द मनी कैन मेक विड्रॉल फ्रॉम एन एस्क्रो अकाउंट अनटिल दिस सेट ऑब्लिगेशन आर फुलफिल्ड मतलब जो ऑब्लिगेशन बताए गए हैं कि दोनों की परमिशन चाहिए तब तक कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है। दिस प्रूव टू बी अ पावरफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद दैट रिमूव ट्रस्ट बेस्ड इशू इन सेक्टर लाइक रियल स्टेट मतलब एक दूसरे पे यकीन नहीं होता तो थर्ड पार्टी अकाउंट खोल दो उससे ज़्यादा यकीन रहेगा, इसलिए ये इस फील्ड में ज़्यादा काम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन रिसेंटली वेरियस शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी वर इन न्यूज़ मतलब ग्राफ जैसे इकोनॉमिक्स के होते हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में थी कि जेड शेप है, एल शेप है, वी शेप है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है।
In Z-shaped recovery, the economy rapidly growth much higher than the previous crisis level from the reverting to it. मतलब ये बोला कि जो क्राइसिस में इकोनॉमी डाउन होगी वो स्पीड से बढ़ती है जेड में इकोनॉमी में. एल शेप क्या है? इन एल शेप रिकवरी द इकोनॉमिक स्टेगनेट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम एट ए लो लेवल एंड देन ए स्लो रिकवरी पीरियड इज ऑब्जर्व. मतलब बहुत समय टाइम तक स्टेगनेंट आ गया, इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई, फिर एकदम से वो भी लो ऑब्जर्वेशन हुई. जेड का तो जेड शेप तो हमने ऐसे पढ़ा है ग्राफ में. जेड शेप को बात करें तो ऐसे हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं जेड शेप रिकवरी. एल शेप रिकवरी ये हो गई ऐसे की तरह, ये यहाँ पे स्टेगनेंट रहा फिर एकदम थोड़ा सा बढ़ा. इसमें क्या है, एक बार पेंडेमिक आई नीचे गया फिर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा, तो जेड शेप रिकवरी. एंड द थर्ड वन इज इफ़ ए वी शेप रिकवरी देन वी शेप तो जेड का आधा लगा लो तो वही होगा, एकदम ड्रॉप होगा फिर साफ होगा. साफ डिक्लाइन इन द इकोनॉमी इज क्विकली एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द रैपिड रिकवरी. इमीडिएट रिकवरी होगी. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ये बहुत ही इजी और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. आप गलत करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सीख के जाओगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं. वही मैंने आपको बता दिया. जेड शेप रिकवरी मान लो ऐसे हो, जो पेंडेमिक के कारण नीचे आ गई हो फिर वापस से ऊपर चली गई हो. द रोलिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 सेंड इकोनॉमिक अक्रॉस द वर्ल्ड इन ए टेल स्पेन. मतलब सारी जगह ही दिक्कत आई है पूरे वर्ल्ड में. और फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉकडाउन की वजह से द मोस्ट पॉजिटिव सिनारियो इन इकोनॉमी रैपिडली ग्रोथ लाइक इकोनॉमिक्स. मतलब जेड शेप रिकवरी को अच्छा बताया जाता है, जो मैंने आपको बताया था. बिफोर सेटलिंग बैक टू यूजुअल ट्रेंड लाइन इट इज़ मोर देन मेक्स अप लॉस्ट ग्राउंड दैट क्रिएटिंग ए जेड शेप ग्राफ. जेड शेप ग्राफ मतलब बहुत अच्छा होता है कि मान लो यहाँ पेंडेमिक के कारण डाउन आ गया फिर वापस से इंक्रीज हो गया, इसको ही जेड शेप ग्राफ बोलते हैं. सेकंड में बोला गया कि एल शेप सिनारियो है, साफ डिक्लाइन हो गया और फिर स्लोली रिकवरी हो रही है, तो ये पता ही चल रहा है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज वी शेप. द नेक्स्ट बेस्ट सिनारियो आफ्टर जेड शेप इज सिनारियो वी शेप. मतलब इससे वी शेप रिकवरी बोलते हैं. ये जेड से नीचे का है. क्विकली रिकप्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन. मतलब वापस आ जाती है. वी शेप रिकवरी कैरेक्टराइज्ड बाय द फास्ट एंड सस्टेन रिकवरी. मतलब फास्ट रिकवरी के लिए वी शेप रिकवरी यूज की जाती है. और वी शेप रिकवरी इज बेस्ट सिनेरियो गिवन द रिसेशन बिकॉज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक चेंज एंड रिकवरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रिजल्ट्स. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक में जो ही वी शेप रिकवरी अच्छी होती है. और ये हिंदी में आपको आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That's enough for today. I will come tomorrow with more questions and try to learn all the things meticulously through my videos. If you have not watched, please watch all the videos and share my channel among your friends so that they can get benefited. Thank you friends. I will come tomorrow. Keep learning. Bye.